राजस्थान के सियासी ड्रामे का आज बेहद अहम दिन है। राजस्थान हाईकोर्ट पायलट समेत 19 बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उनकी विधानसभा सदस्यता बचेगी या जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान की सियासी तस्वीर भी बहुत हद तक साफ हो जाएगी। हाईकोर्ट में राजस्थान के सियासी ड्रामे की सुनवाई इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को कोई राहत देने से मना कर दिया और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की और पूछा कि आपको यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या स्पीकर एक दिन रुक नहीं सकते थे। विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अशोक गहलोत ने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम तो जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोगों हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवेन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को कोई राहत नहीं दी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिलती है तो गहलोत संकट में पड़ जाएंगे। अगर पायलट गुट की याचिका खारिज होती है तो गहलोत सरकार के लिए संजीवनी साबित होगी। इस 50-50 के चांस में मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है कि हाईकोर्ट का फैसला जो भी हो, अब असली फैसला विधानसभा में ही होगा। लिहाजा पिछले 10 दिनों में वो तीसरी बार गवर्नर से मिले। खबर है कि सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब यहाँ आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। उधर बीजेपी एक बार फिर दावा कर रही है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। दरअसल बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और वही पुराना राग अलाप रही है कि झगड़ा कांग्रेस के घर में है। जिनको डर होता है, जिनको भय होता है, जिनको संकट होता है और जो अल्पमत में होते हैं उनको चिंता है, वो बाड़े में रखे। बड़ी मुझे आशास्पद सी बात लगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा चट्टान की तरह डटे रहो, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जब तक हमारा मिशन सफल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ होटल में रहेंगे। तो जनता समझ सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं है, आवश्यकता रहेगी। कांग्रेस के विधायक अब भी होटल में हैं और मस्ती कर रहे हैं, लेकिन विधायकों की मस्ती अब गहलोत सरकार के गले की फांस बनने लगी। सरकार की छवि खराब हो रही है। इस वजह से सरकार जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहती है। जो सियासी संकट है सबको पता है क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, धनबल के आधार पे, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी राजस्थान के सियासी ड्रामे का असर दिखा। गुर्जर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका। गुर्जरों ने चेतावनी दी कि सचिन पायलट को उनके पद से हटाना अशोक गहलोत को महंगा पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने खत में पीएम मोदी से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश के कई राज्यों में बकरीद के दौरान लॉकडाउन लागू होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद के दौरान सामूहिक नमाज और सामूहिक कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने निशाना साधा है। इम्तियाज का कहना है कि अगर अयोध्या में भूमि पूजन हो सकता है तो फिर बकरीद पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में भूमि पूजन को कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है और कार्यक्रम में रोक लगाने की मांग की गई है। PIL में बकरीद के दौरान लॉकडाउन की पाबंदियों का हवाला भी दिया गया है। NMCH की बदहाली पर आज तक की खबर का असर देखने को मिल रहा है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हालातों का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड का दौरा किया। मंगल पांडे ने 3 दिन के अंदर हेल्प डेस्क शुरू करने का ऐलान भी किया है। कोरोना की मार के बीच पटना एम्स की 400 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा, वेतन को बढ़ाने, हेल्थ इंश्योरेंस, स्थायी कर्मचारियों की तरह छुट्टी समेत कई मांग की है। एम्स प्रशासन का कहना है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 5 पर वो बना रहना चाहता है। चीन पैंगोंग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा है, जिसके बाद भारत ने चीन से कड़े शब्दों में कहा है कि एलएसी में एक तरफा बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ कुलभूषण जाधव मामले को लेकर चल रही कानूनी रस्साकशी के बीच भारत अब मामले को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जा सकता है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के लिए कुलभूषण जाधव मामले में प्रभावी समाधान हासिल करने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वहीं कॉन्सुलर एक्सेस के नाम पर पाकिस्तान लगातार गुमराह कर रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। आईपीएल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे। ये मुकाबले यूएई में होंगे। आईसीसी ने इस साल के T20 वर्ल्ड कप को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया, जिसके बाद आईपीएल का रास्ता साफ हो गया। आज सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म शाम 7:30 बजे रिलीज की जाएगी, जिसे भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के दर्शक भी देख सकेंगे। फिल्म में सुशांत संग संजना संघी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। दिल बेचारा का निर्देशन सुशांत के दोस्त मुकेश छाबड़ा कर रहे हैं, जबकि AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पुलिस की जांच जारी है। सुशांत सिंह केस में एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। कंगना इस वक्त मनाली में हैं, जिनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं बांद्रा पुलिस स्टेशन में फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी का बयान दर्ज किया गया। रूमी जाफरी सुशांत के करीबी दोस्तों में से एक थे। रूमी सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। सुशांत की मौत को करीब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन फैंस अभी भी सदमे में हैं। भिलाई की 13 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने आत्महत्या के पहले सुसाइडल नोट भी लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि सुशांत का दुनिया से चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो खुदकुशी कर रही हैं। छात्रा 7वीं क्लास में पढ़ती थी। कानपुर पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है। 22 जून को अपहरण हुए लैब असिस्टेंट संजीत यादव की पुलिस की लापरवाही से हत्या कर दी गई। पुलिस ने घर वालों से अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी थी, लेकिन युवक को फिर भी जिंदा नहीं छोड़ा पाए। बीती रात पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा तो युवक की हत्या की बात सामने आई। युवक के परिजन उसकी हत्या की खबर सुनते ही पुलिस पर आग बबूला हो गए। परिजनों ने चौकी इंचार्ज और एसपी पर हत्या का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल और बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, जिसके बाद हादसे में कार चालक और साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में कार में शराब की बोतल मिली है, जिससे कार चालक के नशे में होने का शक हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जांच में जुट गई है। मेरठ में मां बेटी के डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। दोनों की लाश उसी घर में दफन कर दी गई थी जहां वो पिछले कुछ महीनों से रह रही थी। गाजियाबाद की तलाकशुदा प्रिया अपनी नाबालिग बेटी के साथ मेरठ आ गई थी, जहां वो अपने प्रेमी शमशाद के साथ लिव इन में रह रही थी। आरोप है कि महिला की शादी का दबाव देने पर शमशाद ने उसकी और नाबालिग बेटी दोनों की हत्या कर दी और लाशें उसी घर में दफन कर दी। पुलिस ने घर की फर्श खोदकर शव बरामद कर लिए हैं। आरोपी शमशाद भी गिरफ्त में है। मेरठ कांड में लव जिहाद के विवाद की भी एंट्री हो गई। आरोप लग रहे हैं कि शमशाद ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर प्रिया से नजदीकियां बढ़ाई और लिव इन में आने के बाद जब प्रिया को सच्चाई का पता चला तो शमशाद उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। प्रिया के इनकार करने पर ही झगड़े शुरू हुए और इसके नतीजे के तौर पर मां बेटी की हत्या हो गई।
हिंदूवादी संगठनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा किया। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है और 2 जुलाई की वारदात में शहीद हुए पुलिस वालों के परिवारों से माफी मांगी है। आज तक से खास बातचीत में ऋचा दुबे ने कहा कि उसका परिवार भी विकास दुबे की करतूतों से आजिज आ गया था और अगर विकास उसके सामने आ जाता तो वो खुद उसे गोली मार देती। विकास की पत्नी का दावा है कि उनके बच्चे भी अपने पिता से दूर रहते थे। गुरुग्राम में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूटपाट की वारदात सामने आई है। घर में घुसे लुटेरों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर धमकाया और इत्मीनान से घर की एक एक जगह में कीमती सामान तलाशते रहे। करीब 40,000 कैश और 20 तोले सोने के जेवरात लेकर लुटेरे फरार हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे विदेश में हैं। लुटेरों को ये बात मालूम थी। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। सड़क पर आ रही 2 महिलाओं को बाइक पर आ रहे युवकों ने रोका और गले से चेन खींचने की कोशिश की। एक बार में चेन हाथ नहीं आने पर दूसरा बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास आया और उसे धमकाकर चेन खींचकर फरार हो गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है। पुलिस को अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। फरीदकोट जेल में बंद एक कैदी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जेल से फरार हो गया। बलबीर नाम के सजा याफ्ता कैदी की ड्यूटी पंप हाउस में थी, जहां से ये सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। हालांकि घर पहुंचने से पहले ही इसे दोबारा दबोच लिया गया। लापरवाही बरतने के मामले में एक सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा की पुलिस अफसरों के साथ जमकर बहस हो गई। कुछ युवकों की पुलिस थाने में पिटाई के मामले की शिकायत करने के लिए विधायक एसपी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन अफसरों के ध्यान नहीं देने पर विधायक भड़क गए और लोगों की मौजूदगी में एसपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। बाद में विधायक ने पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया। मुरादाबाद में 2 गुट बीच सड़क पर भिड़ गए। मामूली विवाद में शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक भिड़ंत में तब्दील हो गया और दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन उपद्रवी शांत नहीं हुए। आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया। जमशेदपुर में बीजेपी नेता के हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 72 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुपारी देकर करवाई गई थी। आरोपियों में से एक सरयू राय की पार्टी का नेता है। आगरा रेलवे स्टेशन पर 20 किलो गांजा के साथ 2 लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं। दोनों लड़कियां दिल्ली की रहने वाली हैं और गांजे की खेप दिल्ली में खपाने ले जा रही थी। इनका एक साथी भी पुलिस की गिरफ्त में है। गोरखपुर में एडीजी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर ने एडीजी के फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों से फर्जी आईडी के जरिए पैसों की मांग की। शक होने पर लोगों ने पुलिस में शिकायत की तो फर्जी आईडी की बात सामने आई। आरोपी का फिलहाल सुराग नहीं लगा है। एमपी के छिंदवाड़ा में सेल्फी का शौक 2 लड़कियों पर भारी पड़ा। दोनों पिकनिक के दौरान पेंच नदी के ठीक बीच में पहुंच गई और चट्टान पर सेल्फी लेने लगी, लेकिन इसी दौरान नदी का पानी अचानक बढ़ गया और दोनों तेज बहाव में फंस गई। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे दोनों को बाहर निकाला। नदी के निचले इलाकों में या गांव में आपने बाढ़ देखी होगी, लेकिन एमपी के सीहोर के मेन बाजार में बाढ़ की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। शहर के मुख्य बाजार में बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दोपहिया वाहन इसमें बहने लगे। लोगों के लिए अपने दोपहिया को बचाना मुश्किल हो गया। 3 फीट तक पानी बाजार में भर गया। बिहार के सीतामढ़ी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से शिवहर थाना परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश से महिला थाना कार्यालय में भी पानी घुस गया है, जिससे कार्यालय में कामकाज ठप हो गया। फिलहाल महिला थाना कार्यालय में काम चालू किया गया है। असम में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी हालात गंभीर हैं। अभी तक 100 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है। गैंडों समेत कई जानवर पानी में फंसे हैं। उधर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने रंगिया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को मदद देने का भरोसा दिया। असम में बाढ़ के कहर के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू और रेकी ऑपरेशन भी जारी है। दूर दराज के गांव में फंसे लोगों तक राहत टीम बोट के जरिए पहुंच रही है
और उन्हें जरूरी मदद मुहैया करा रही है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक भी पहुंचाया जा रहा है। असम के सोनितपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे इलाके में पिछले एक हफ्ते से पानी भरा हुआ है और जलस्तर नीचे भी नहीं हो रहा है। हजारों बीघा खेती बाढ़ में बर्बाद हो गई। लोगों के घरों के जरूरी सामान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी ने बाराबंकी में कहर ढा दिया है। सरयू नदी खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया है। कई बस्तियों, स्कूलों और दफ्तरों में सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। निचले इलाकों के लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। बिहार में बाढ़ के हालात में फिलहाल कोई सुधार नहीं दिख रहा। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी इलाकों में सैकड़ों गांव डूबे हैं। हजारों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कोरोना की रफ्तार देश में तेज होती जा रही है। कुल केस करीब 12 लाख के आंकड़े के पास जा पहुंचे और 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत और नए केस सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, बिहार और दक्षिण के राज्य हैं। बात करें बिहार की तो वहां सरकारी लापरवाही ने कोरोना के शिकार लोगों की जिंदगी पर चाबुक चला दिया है। सबसे बड़े कोविड अस्पताल NMCH में हालात बद से बदतर हैं। न बताया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, बस ये क्रंदन सुना जा सकता है। इनकी सुनेंगे तो मेरी मत सुनिए, आप मेरी मत सुनिए। मेरा भाई। महाराष्ट्र में मुंबई समेत बाकी शहरों में भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नए मामले यहीं से आ रहे हैं। यूपी में भी मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की शिकायतें भी। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 1,54,00,000 पार कर गई है। वहीं इससे मारे जाने वाले लोगों की संख्या 6,30,000 पार कर गई है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले अमेरिका, ब्राजील और भारत से सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 41 लाख को पार कर गई है, जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 22,34,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना का संक्रमण सुपर स्पीड से बढ़ रहा है। संक्रमण के मामले में कैलिफोर्निया ने न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया है। बीते 24 घंटों में कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड 12,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 4,22,000 के पार हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए नस्ल भेद के खिलाफ जारी प्रदर्शनों और युवाओं की मस्ती को कसूरवार बताया है। ट्रंप ने कहा कि बार, पब और बीच में अगर आवाजाही कम होती तो शायद संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती। ट्रंप ने मैक्सिको से जारी लोगों की आवाजाही को भी कोरोना के लिए जिम्मेदार बताया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, लेकिन उनकी लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वो अपने समर्थकों के पास बाहर गए और उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इस साल संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन सितंबर में होने वाली महासभा में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होंगे। सारे कार्यक्रम वर्चुअल होंगे। सभा ऑनलाइन की जाएगी। सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने संदेश रिकॉर्ड करके पहले ही भेज देंगे, फिर सभा के दिन उसको चलाया जाएगा। अपने मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से दुनिया भर में सुर्खियों में रहने वाला उत्तर कोरिया और उसके नेता किम जोंग की चर्चा इन दिनों चिकन फार्म हाउस का दौरा करने की वजह से हो रही है। किम ने फार्म के निर्माण की तैयारियों को लेकर बातचीत की और वो अधिकारियों को मुर्गी पालन को लेकर निर्देश देते भी नजर आए। चिकन फार्म का निर्माण उत्तरी कोरिया की सरकार की देखरेख में किया जा रहा है। चीन ने अपने पहले मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ने वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी। सब ठीक रहा तो ये रोवर करीब 7 महीने बाद मंगल की सतह पर उतरेगा। चीन के इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना है। दक्षिणी ग्रीस के जंगलों में लगी आग को तेज हवाएं और भड़का रही हैं। फायर फाइटर्स की टीम भीषण आग को काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। इस बार ये तनाव 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स के ईरान के यात्री विमान के पास आ जाने को लेकर है। दरअसल ईरान का एक पैसेंजर प्लेन सीरिया के एयर स्पेस से होकर उड़ान भर रहा था, तभी 2 फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास आ गए। हादसे से बचने के लिए विमान के पायलट ने ऑल्टीट्यूड बदला, जिसके चलते विमान के अंदर कुछ यात्री घायल हो गए।
कुछ बेहोश होकर विमान के फर्श पर गिर गए। ये विमान तेहरान से बेरूत जा रहा था। फिलहाल ईरान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।